स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये इसका पार्ट 9 है और आज की क्लास में बेसिकली हम समझने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखिए, जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशन जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, उसमें इनकंसिस्टेंसी होती है। इनकंसिस्टेंसी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती है। तो ये जो फिजिकल कंडीशन में इनकंसिस्टेंसी है ना, इसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका क्या होता है, उससे आने वाले लाइट्स जो है ना वो फ्लिकर करते रहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आप इसे ध्यान से समझें। इट इज़ द apparent random wavering or flickering of objects due to inconsistency in the physical condition of refracting media such as air। यानी हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग मीडिया है एयर वगैरह, इसका जो फिजिकल कंडीशन है उसमें इनकंसिस्टेंसी होती है और इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से होता ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो फ्लिकर करते हुए हमें नज़र आते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का अगर हम क्लासिकल एग्जांपल लें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है ना, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है। इसके अलावा एपरेंट पोजीशंस ऑफ स्टार्स या एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का कारण भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। तो आगे इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को। आप अगर नोटिस करें तो देखिए, ये जो बाहर का एरिया है ना, जो ब्लैक से दिख रहा है आपको, ये आउटर स्पेस आप मान लीजिए, और जो हमारा ये ब्लूइश रीजन आपको यहाँ तक दिख रहा है ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, और ये रीजन हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। और यहाँ पे एक इंसान है जो खड़ा है और ये स्टार है और स्टार से आने वाली ये क्या है, लाइट है, और इस आती हुई लाइट को ये इंसान यहाँ पे देख रहा है। अब आपको नोटिस ये करना है कि जो स्टार लाइट यहाँ पे आ रहा है, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? आउटर स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होता, इसलिए वहाँ पे रिफ्लेक्शन का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लाइट जो है ना, स्टार से आने वाले लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, कभी रिफ्रैक्शन होकर इधर जा रहा है, कभी रिफ्रैक्शन होकर इधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो इंसान है जो अर्थ पर है और वो देख रहा है, अब उसको अगर ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ से आ रहा है तो उसे लगेगा कि ये लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है। अगर वो इस लाइट्स को यहाँ से एज्यूम कर रहा है तो उसे लगेगा लाइट यहाँ से आ रहा है। मतलब उसे ये लगेगा कि कभी लाइट जो है कहीं और से आ रहा है और कभी कहीं और से आ रहा है। मतलब जो सेम पोजीशन हमें स्टार का यहाँ पे दिख रहा है ना, इस इंसान को रियलाइज़ नहीं होगा कि लाइट वहीं से आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर की अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक लाइट को ट्रैवल करने में जो इस एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है, और उसकी वजह से ये लाइट जो है ना बार बार रिफ्रैक्ट होता है, और बार बार रिफ्रैक्ट होने के बाद इस इंसान की आंखों तक पहुंचता है, और इसीलिए ये स्टार्स जो है हमें वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। हमें इसका एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चलता है। अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के कॉज की हम बात करें, आपसे अगर कोई ये पूछता है कि इसका कारण क्या है, तो एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। यानी स्टार से आने वाली जो लाइट है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, और उस वजह से स्टार्स जो है हमें वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में हमें पेपर में मेंशन करना हो, लिखना हो, तो हम इस इंसिडेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसे यहाँ लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं। The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously। यानी जब स्टारलाइट ना एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, यानी स्टार्स जो है हमसे काफ़ी दूर हैं, दे अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, और ये हमारे लिए क्या है, लगभग एक पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है। एज द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली। इससे होता ये है कि जो लाइट आ रहा होता है उसका जो पाथ है ना वो लगातार क्या होते रहता है, वैरी करते रहता है, बदलते रहता है। द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स, और
स्टार का जो एपरेंट पोजीशन होता है वो फ्लक्चुएट करते रहता है एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, और जो हमारी आंखों में स्टार लाइट्स एंटर करता है ना वो क्या होता है, फ्लिकर करते रहता है। सो द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर, और इसलिए कभी कभी स्टार हमें ज़्यादा ब्राइटर अपीयर होता है, एंड एट सम अदर टाइम फेंटर, और कभी कभी वो हमें धुंधला दिखाई देता है, और इसी को हम कहते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। यानी कभी कभी स्टार आपको ब्राइटर दिख रहा है, कभी कभी फेंटर दिख रहा है, लेकिन इन सब के पीछे मूल वजह अगर देखा जाए तो क्या है, तो वो है कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन की। जो स्टार लाइट आ रहा है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, बार बार रिफ्रैक्ट हो रहा है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। तो कभी हमें लाइट ज़्यादा ब्राइटर लगती है और कभी हमें क्या लगती है, फेंटर लगती है, और इस वजह से स्टार जो है हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप अगर आपको ये मेंशन करना हो पेपर में तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स की, यानी स्टार्स का जो एपरेंट पोजीशन होता है वो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ये इंसान जो है स्टार को देख रहा है, अब स्टार एक्चुअल में कहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन एपरेंट पोजीशन स्टार का क्या है, ये रहा। अब होता ये है कि जो स्टार से आने वाली लाइट है ना, जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। अब ये रिफ्रैक्ट होकर लाइट यहाँ से आ रही है, तो अब इस इंसान के, जो इंसान यहाँ पे देख रहा है उसको ये लाइट यहाँ से दिख रही है ना। तो अब हमेशा लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, तो ये इंसान इसे एज्यूम क्या करेगा कि ये लाइट जो है इस डायरेक्शन से आ रही है, यानी स्टार यहाँ पे नहीं है बल्कि स्टार कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जो स्टार का एपरेंट पोजीशन होता है उसका भी वजह क्या है, तो उसका भी वजह है रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ आप ख्याल रखेंगे कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम नीचे की ओर आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना इंक्रीज होते जा रहा है, और उसके पीछे रीज़न क्लियर है। एटमॉस्फेयर में नीचे के लेयर्स में क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ऑप्टिकल डेंसिटी नीचे ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर के कंपैरिजन में। अब एक और इंसिडेंस है सनराइज और सनसेट को लेकर, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी सनराइज पहले हो जाता है और सनसेट जो है वो थोड़ा सा डिलेड होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो देखिए, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, यानी एक्चुअल में जब सनराइज होता है ना उससे 2 मिनट पहले ही हमें ना सन विजिबल हो जाता है, यानी हमें सन दिखाई देने लगता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एडवांस सनराइज कह देते हैं, ठीक है। एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और एक्चुअल में सनसेट हो चुका रहता है, उसके बावजूद भी उसके 2 मिनट बाद तक हमें ना सन दिखाई देता है, और इसे हम कहते हैं डिलेड सनसेट, यानी कि लेट से सनसेट होना। तो ये जो एक्चुअल सनराइज यहाँ पे हो रहा है, तो एक्चुअल सनराइज मीन्स द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजोन बाय द सन। एक्चुअल सनराइज का मतलब क्या होता है, जो होरिजोन है ना उसको सन ने क्या किया है, एक्चुअली क्रॉस कर लिया है। अब इसका कॉज क्या है, तो इसका भी कॉज है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, यानी जो सनलाइट आ रहा है उसका क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इस वजह से हमें एडवांस सनराइज या डिलेड सनसेट दिखाई देता है। आइए पहले हम एडवांस सनराइज को समझते हैं। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, और अर्थ के बाहर ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, हॉरिजॉन है, ये हॉरिजॉन है। अब सनराइज का मतलब क्या होता है कि जो सन होरिजोन के नीचे है वो होरिजोन से कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, तो हम कहेंगे कि सनराइज एक्चुअल में हो चुका है। लेकिन अभी हमारे इस केस में क्या है कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन कहाँ पे है, देख लीजिए होरिजोन के नीचे। इसका मतलब है कि सनराइज हुआ नहीं है, ठीक है। अभी सन जो है वो होरिजोन को क्रॉस करके ऊपर नहीं गया है, तो यानी कि अभी सनराइज नहीं हुआ है। लेकिन इस सन से आने वाली जो लाइट्स है ना, इस लाइट को आप नोटिस कीजिए, ये लाइट जो है ना ये क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट हो रही है, और रिफ्रैक्शन के बाद देखिए ये अर्थ पर जो व्यक्ति देख रहा है ना उसको ये कैसे जा रही है, तो उसकी आंखों तक ये इस डायरेक्शन में पहुंच रही है। तो अब यहाँ पे जो व्यक्ति देख रहा है ना उसको तो ये रियलाइज होगा ना कि ये लाइट स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करके आ रही है, यानी लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यानी सन एक्चुअल में कहाँ है, होरिजोन से ऊपर है। तो उसे समझ में आएगा कि अभी सनराइज हो चुका है लेकिन एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ,
हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक्चुअल पोजीशन हमारा सन का कहाँ है, यहाँ पे, यानी हमारा सन जो है वो होरिजोन के कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब सनराइज तो हुआ नहीं है, लेकिन इस सन से निकलने वाली जो रेज है ना वो रिफ्रैक्शन के बाद देखिए कैसे जा रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद इस डायरेक्शन में आ रही हैं। अब यहाँ पे जो इंसान बैठा है अर्थ पे, जो इंसान सन को देख रहा है या सन से आने वाली लाइट को देख रहा है, उसे तो ये रियलाइज हो रहा है कि ये लाइट जो है कुछ इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके आ रही है। तो अब उस इंसान को रियलाइज होगा कि सन जो है ना वो यहाँ पे है, यानी सन जो है होरिजोन को क्रॉस कर चुका है, और इसलिए उसे 2 मिनट पहले ही सनराइज रियलाइज होगा, और इसे ही हम कहते हैं एडवांस सनराइज। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि एडवांस सनराइज का कारण क्या है, तो आप बताइए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक इसी तरह डिलेड सनसेट को भी समझना है तो आप इसे यहाँ समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर का क्या है, लेयर है, और यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए इसको ऑब्जर्वर जो कि सन को देख रहा है। अब ध्यान से देखिए है क्या, ये लाइन जो है ये हमारी क्या हो गई, होरिजोन हो गई, जो इंसान के आंखों से बिल्कुल सीधी जा रही है, ये होरिजोन हो गई। अब सनसेट का तो मतलब ये है कि सन जो है वो होरिजोन से कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए क्या है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन क्या है, आप देखिए तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन जो है ना वो होरिजोन से ऊपर है। इसका मतलब है कि अभी सनसेट हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है ना वह एक्चुअल में रिफ्रैक्शन के बाद इस इंसान की आंखों तक पहुँचेंगी, तो उससे ये रियलाइज होगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, अब ये रेज ऑफ लाइट जो है यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर ये सन जो है अपने इस पोजीशन से नीचे आ भी गया है, ध्यान दीजिए नीचे आ भी गया है, यानी कि सनसेट तो हो चुका है, लेकिन हो क्या रहा है कि सन से आने वाली जो रेज है ना कुछ ऐसे जा रही हैं, और यहाँ से फिर ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे आ रही है। तो अब इस व्यक्ति को ये लगेगा कि ये रेज कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, मतलब कि अभी सनसेट हुआ नहीं है, सन कहाँ है, होरिजोन के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में तो सन जो है होरिजोन के नीचे जा चुका है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिलेड सनसेट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब एक और छोटा सा टॉपिक है फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क, यानी जो हमारा सन है ना वो थोड़ा सा ना फ्लैटन दिखता है, चपटा सा दिखता है। इसके पीछे क्या कारण है, तो एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही ये जो सनसेट या सनराइज के समय सन डिस्क जो होता है ना थोड़ा सा फ्लैटर दिखता है, थोड़ा सा चपटा दिखता है। द डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, आप इस बात को ख्याल रखेंगे कि अल्टीट्यूड के साथ डेंसिटी ऑफ द मीडियम क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी जितनी ऊंचाई पे जाएंगे डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो द रेज कमिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम आर रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स, इसीलिए जो रेज ना ऊंचाई से आ रही हैं और जो रेज ना सन के बॉटम से निकल के आ रही हैं उनका रिफ्रैक्शन जो होगा वो डिफरेंट एंगल से होगा। This cause the apparent flattening of the sun at the time of sunrise and sunset, और यही कारण है सनसेट और सनराइज के समय सन का जो डिस्क होता है उसका फ्लैटनिंग दिखता है हमें। बट रेज फ्रॉम द साइड ऑफ द सन आर जनरली रिफ्रैक्टेड बाय द सेम अमाउंट, लेकिन ध्यान रहे जो सन के साइड से रेज आने वाली होती हैं ना वो सेम अमाउंट में रिफ्रैक्ट होती हैं। सो द सन स्टिल अपीयर सर्कुलर ऑन द साइड, और इसीलिए साइड में अगर हम देखेंगे तो सन हमें क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, लेकिन टॉप और बॉटम से ये क्या दिखेगा, हमें फ्लैटेड दिखेगा, चपटा दिखेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि टॉप और बॉटम से आने वाली रेज का जो रिफ्रैक्शन होता है वो डिफरेंट एंगल से होता है। तो आई होप आज की क्लास में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में एक जो वीडियो है और आएगा, और वो उसका लास्ट वीडियो होगा, और इस चैप्टर को इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम आप लोगों से मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ में क्लास 10th के ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।